समन्वय की आवश्यकता कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि समन्वय का जो है महत्व क्या होता है। ठीक है, ये बहुत बारी आता है बेटा एग्ज़ाम में, रिपीटेड है, भले ही एक बार को फीचर्स ना आए, कुछ ना आए, लेकिन ये जो है बेटा बहुत बारी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, समन्वय का महत्व या समन्वय की आवश्यकता, इसको समझिए ज़रा, इसका क्या मतलब होता है। अगर हम इसके महत्व, अगर इसकी आवश्यकता की बात करें तो इस टॉपिक के अंदर बेटा आपको ये बताना है, जब भी बेटा आपको किसी भी पॉइंट का महत्व बताना हो, जब आपको किसी भी पॉइंट का महत्व बताना हो, आवश्यकता बताना हो, तो इसका मतलब ये है, आप ये सोचो अगर वो चीज़ ना होती तो क्या होता। किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस बतानी है तो आपको ये सोचना है कि अगर वो चीज़ ना होती तो क्या होता। अगर सब तालमेल बना के ना रखें, मिलजुल के काम ना करें, तो इससे क्या होगा, अब संगठन का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो इसके महत्व को दर्शाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। ये है बेटा सबसे पहला जो है संगठन का आकार। इसका क्या मतलब होता है संगठन का आकार। आज बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दो बंदे काम नहीं कर रहे होते, आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों के अंदर हज़ारों बंदे काम कर रहे होते हैं, 100 200 500 हज़ार बंदे रोज़ आते हैं काम करने। तो बेटा हर बंदे का काम करने का तरीका, ठीक है, अलग अलग होता है। कोई गर्म खून का होता है, कोई नरम खून का होता है, किसी को शांति पसंद है, किसी को शोर पसंद है, रहने का तरीका, खाना पीना सोना सब बंदे का अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसी सुरभि है वैसे ही प्रीति हो, वैसे ही अक्षिता हो, वैसे ही आलोक और वैसा ही मैं हूँ। सब बंदे अलग अलग हैं। ठीक है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग है। सबको हर चीज़, जैसे प्रीति को अगर कुछ पसंद है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सेम चीज़ अक्षिता को भी पसंद हो। अब वो सारे के सारे बंदे सब अलग हैं, सबका काम करने का तरीका अलग है। तो भाई उन सब बंदों से मिलजुल के कैसे काम कराया जाएगा। तो भाई वो काम कौन करेगा, वो काम समन्वय करता है। समन्वय, सब बंदे अलग अलग होते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके का वातावरण तैयार किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके का वातावरण तैयार किया जाता है कि सभी बंदे जो हैं मिलजुल के काम कर सके। जितना बड़ा संगठन का आकार होगा उतना बड़ा बेटा समन्वय की, उतनी ज़्यादा समन्वय की नीड होगी। जितना छोटा संगठन का आकार होगा उतना कम जो है समन्वय की ज़रूरत पड़ती है। जितने ज़्यादा कर्मचारी उतना ज़्यादा समन्वय की आवश्यकता, जितने कम कर्मचारी उतने कम समन्वय की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो इसका वो होता है बेटा, ये है क्रियात्मक विभेदीकरण। इसका क्या मतलब होता है क्रियात्मक विभेदीकरण का मतलब ये होता है कि भाई अभी मैंने आपको बोला कि बेटा एक संगठन के अंदर कई सारे विभाग होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, सब डिपार्टमेंट के अपने अपने उद्देश्य होते हैं। जब सब डिपार्टमेंट के उद्देश्य पूरे होते हैं तो ही बेटा संगठन के उद्देश्य पूरे होते हैं। ठीक है, जब डिपार्टमेंट के पूरे होंगे तो ही जो है संगठन का पूरा होगा। और मैंने आपको ये बोला सब डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, सबका काम एक दूसरे से कनेक्ट होता है, सबकी क्रियाएं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। क्रय का विक्रय से, विक्रय का सेल से, सेल का फाइनेंस से, फाइनेंस का आगे, सबका एक दूसरे से लिंक्ड है। तो भाई सब विभागों का काम एक दूसरे से लिंक्ड है, सबकी क्रियाएं एक दूसरे से लिंक्ड है। जब विभाग का उद्देश्य पूरा होगा तो जो है बेटा, तो संगठन का उद्देश्य पूरा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी डिपार्टमेंट के काम बिना रुके जो हैं चलते रहें। तो ये चीज़ जो है कैसे पॉसिबल है, समन्वय से पॉसिबल है बेटा। समन्वय ही सभी डिपार्टमेंट का काम बिना रुके पॉसिबल बना पाता है, जिससे हम संगठन के उद्देश्य को बहुत ही ईजिली जो है अचीव कर लेते हैं। तीसरा यहाँ पे जो होता है इसको हम कहते हैं विभिन्न क्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसका क्या मतलब होता है। अभी मैंने बोला बेटा एक संगठन के अंदर कई सारे विभाग होते हैं, कई सारी क्रियाएं होती हैं एक संगठन के अंदर, और सभी क्रियाएं एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। ठीक है, तो बेटा जितनी क्रियाएं एक दूसरे पे
जितनी क्रियाएं एक दूसरे पे ज़्यादा निर्भर होंगी, समन्वय की आवश्यकता उतनी ही ज़्यादा होगी। और जितनी क्रियाएं एक दूसरे पे निर्भर नहीं होगी, उतनी बेटा समन्वय की आवश्यकता जो है उतनी कम होगी। भाई सिंपल सी बात है, इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। निर्भर का मतलब क्या होता है? डिपेंड होना। निर्भर का मतलब क्या होता है? निर्भर का मतलब होता है डिपेंड होना। एक एग्जांपल से, एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है? मेरा नाम रोहित है, ठीक है? और मेरे जो हैं 2 दोस्त हैं। कौन कौन? एक का नाम है आलोक और एक का नाम है अक्षिता, ठीक है जी। अब होता क्या है, मेरे को जो है पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा तंगी चलती है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये दोनों मेरे दोस्त हैं। आलोक बहुत पैसे वाला है, ठीक है? तो मैं को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तो आलोक मेरी हेल्प करता है फाइनेंशियली, ठीक है जी। आलोक क्या करता है? आलोक मेरी हेल्प करता है फाइनेंशियली। अक्षिता से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अक्षिता से मैं जब भी मांगूँ तो अक्षिता कह देती है अभी नहीं है। अक्षिता कह देती है अभी नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो तू मुझे दे दे। तो अक्षिता कहती है मेरे पास तो नहीं है पैसे। तो भाई मुझे ये पता है मैं आलोक से जब भी पैसे मांगूंगा आलोक मुझे दे देता है। इसके साथ मेरी बॉन्डिंग क्या है? बढ़िया है। तो बेटा इसके साथ घटिया है। तो बेटा मेरे माइंडसेट में क्या रहेगा? मैं इसके ऊपर निर्भर हूँ। मैं क्या हूँ? मैं इसके ऊपर निर्भर हूँ। मुझे पता है मैं इससे जब भी मांगूंगा मेरे को पैसे दे देगा। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि कैसे भी करके इसके साथ जो है मेरी बॉन्डिंग बन के रहे, इसके साथ जो है मैं मिलजुल के रहूँ। अगर इसके साथ मैं मिलजुल के ना रहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो कभी काम ही नहीं आती है, ये काम आता है मेरे। तो इसके साथ मैं समन्वय स्थापित करके रखूँगा, ठीक है? ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा तालमेल बना के रखूँगा कि इसके साथ मेरी बिगड़े ना। जब भी बेटा हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो बेटा हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उसके साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि हमें पता है अगर हमने इसके साथ बिगाड़ दी अपनी तो इससे हमें ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम उसके ऊपर निर्भर है ना। हमने अब खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। अगर मैं इसके साथ अपनी बिगाड़ दूंगा तो मैं खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, है ना? तो ऐसे ही संगठन के अंदर भी है भाई। संगठन के अंदर सभी विभाग, सभी क्रियाएं एक दूसरे पे लिंक्ड है। मैं जितना ज़्यादा इस पर निर्भर होऊंगा बेटा, उतना ज़्यादा मुझे इसके साथ तालमेल बना के रखना पड़ेगा। मैं इस पर जितना कम निर्भर होऊंगा, जैसे अक्षिता के पे मैं निर्भर नहीं हूँ, तो मुझे इसके साथ कम कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अक्षिता के साथ मेरे को कम कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, लेकिन आलोक के साथ मेरे को ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आलोक पे ज़्यादा निर्भर हूँ, अक्षिता पे कम। तो जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की नीड, जितनी कम इंटरडिपेंडेंस उतनी कम नीड। सभी क्रियाएं एक दूसरे के ऊपर जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सभी विभाग एक दूसरे पे जितने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट ज़रूरत, अदरवाइज कम। लास्ट जो है बेटा विशिष्टीकरण, इस पॉइंट को कहते हैं विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण का जो है क्या मतलब है? विशिष्टीकरण जो है किस चीज़ को कहते हैं, ये आपको जो है यहाँ पे ज़रा समझना है। विशिष्टीकरण जो है क्या होता है? विशिष्टीकरण का मतलब होता है बेटा, विशिष्टीकरण का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक संगठन के अंदर क्या होता है बेटा? एक संगठन के अंदर विभिन्न क्रियाएं होती हैं, लाखों अनेकों क्रियाएं होती हैं एक संगठन के अंदर, ठीक है? और भाई बार बार बेटा एक ही चीज़ आती रहेगी, सभी क्रियाएं एक दूसरे पे लिंक्ड होती हैं, सभी विभाग एक दूसरे पे लिंक्ड होते हैं। आप भी देख रहे होगे 1 घंटे से ये बोले जा रहा हूँ, सभी क्रियाएं लिंक्ड होती हैं, सभी विभाग लिंक होते हैं, सभी क्रियाएं लिंक होती हैं, सभी विभाग लिंक होते हैं। तो एक ही चीज़ है, ठीक है? तो होता क्या है, विभिन्न क्रियाएँ होती हैं, सभी क्रियाओं को जो है छोटी छोटी क्रियाओं में जो है बांट दिया जाता है, और एक क्रिया जो है उस व्यक्ति को सौंपी जाती है जो बेटा उस काम में क्या होता है, जो उस काम में स्पेशलाइज्ड होता है। विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है? विशिष्टीकरण का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। तो
एक डिपार्टमेंट के अंदर कई सारी एक्टिविटी होती हैं, सभी एक्टिविटी एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड होती हैं और एक पर्टिकुलर एक्टिविटी उस बंदे को सौंपी जाती है जो उस क्रिया का क्या होता है, जो उस काम को करने का स्पेशलाइज्ड होता है। तो वो अपना काम अच्छे से अच्छे तरीके से मिनिमम कॉस्ट पे और मिनिमम टाइम पीरियड पे क्या कर देता है, मिनिमम टाइम पीरियड पे पूरा कर देता है। ठीक है, तो ऐसे इस बेटा जब ऐसे ही हम बेटा सभी बंदों को एक एक क्रिया एक संगठन के अंदर ऐसे ही स्पेशलाइज्ड बंदों को देंगे जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, तो इससे क्या होगा, वो सभी व्यक्ति अपना काम जो है सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। ठीक है, सभी अपना काम अपने अपने काम में जिस बंदे को जो एक्टिविटी सौंपी गई है वो सब अपना काम कम से कम समय में मिनिमम कॉस्ट पे पूरा कर देंगे, क्योंकि स्पेशलाइज्ड बंदे को वो क्रिया सौंपी गई है। जब सब काम अपना जो है जब सब काम बेटा अपना सभी जब सब काम अपना जो है काम को अपना समय पे कर देंगे, मिनिमम कॉस्ट पे कर देंगे, सफलतापूर्वक पूरा कर देंगे, किसी का भी काम रुकेगा नहीं, सभी का काम पूरा होगा, सभी क्रियाएं पूरी हो जाएंगी। और सभी क्रियाएं सफलतापूर्वक जब पूरी होंगी तो संगठन के उद्देश्य को हम बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, संगठन के उद्देश्य को बहुत ही ईजिली जो है हम अचीव कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं बेटा समन्वय का महत्व, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क का। मैंने बोला जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ कर्मचारी उतना ज़्यादा जो है बेटा समन्वय की ज़रूरत, जितना कम उतना कम। जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट एक दूसरे पे लिंक्ड उतनी ज़्यादा समन्वय की नीड, जितनी कम निर्भरता, क्रियाएं जितनी ज़्यादा निर्भर है उतना ज़्यादा समन्वय, कम निर्भर है कम समन्वय। और लास्ट है बेटा विशिष्टीकरण। ये 4 पॉइंट है जो समन्वय के महत्व को बताते हैं। ये आपका जो है अब चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपका 4 उसमें डिवाइडेड था। पहले में आपने सीखा है बेटा प्रबंध क्या होता है, दूसरे में आपने सीखा है प्रबंध का नेचर कैसा है, कला है, विज्ञान है या पेशा है। तीसरे में आपने सीखा है कि प्रबंध के स्तर क्या होते हैं, टॉप लेवल में कौन कौन आता है उसके क्या काम होते हैं, मध्य में कौन कौन आता है उसके क्या आते हैं, और निम्न में क्या क्या होता है उसके क्या काम होते हैं, और लास्ट में आपने सीखा है कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ये बिल्कुल बेसिक इंट्रो था यूनिट 1 का, जिसमें आपने जो है बेटा मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पूरी की पूरी चीज़ें सीखी हैं। मैनेजमेंट का काम, उसके फीचर, उसका महत्व, उसके कार्य एंड उसके लेवल्स कितने होते हैं, ये सब चीज़ें आपने इसके अंदर सीखी थी। अब आने वाली यूनिट 2 के अंदर हमने प्रबंध को विज्ञान बोला था कि प्रबंध विज्ञान है, और मैंने बोला विज्ञान का मतलब होता है जिसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, हर उस चीज़ को विज्ञान कहते हैं जिसके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। तो मैंने बोला प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो वो यूनिट नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे। जो टेलर और फ्योल, मैंने आपको बोला था 2 बंदे हैं जिन्होंने बताए हैं कि भाई ये सिद्धांत है प्रबंध के, तो वो हम जो है यूनिट 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये आपका जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है।